15 साल पहले लोग छुपाते थे, बहुत ज़्यादा छुपाते थे कि आईवीएफ को बहुत स्टिग्मेटाइज हुआ था। आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने, जैसे शाहरुख खान ने अपने तीसरे बच्चे के लिए आईवीएफ कराया था, सरोगेसी कराया था। मिस्टर करण जौहर फॉर हिज ट्विंस अंडरवेंट सरोगेसी। तुषार कपूर, एकता कपूर, सो बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने आज ओपनली आके आईवीएफ के बारे में उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर किया है। उस वजह से कहीं तो समाज में एक्सेप्टेंस लेवल आ गया है। कि आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि लड़कियों को केवल माँ ही बनना है, दे डोंट गो आउट एंड डू देयर करियर? नहीं, ऐसा वी आर चूजिंग टू गेट मैरिड लेट, वी आर चूजिंग नॉट टू हैव किड्स बिकॉज नाउ द कॉन्सेप्ट क्या है, डिंक का कॉन्सेप्ट है, डुअल इनकम, नो किड्स। बहुत सारे हमारे युवा जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फ्रॉम व्हाट दे आर सीइंग फ्रॉम द वेस्टर्न लाइफस्टाइल, और उनको लगता है कि अरे वहाँ भी तो लेट शादियाँ होती है, 40 में शादी कर रहे हैं, 45 में बच्चे कर रहे हैं। बट द वाइट पीपल और द ब्लैक पीपल आर रेशियली डिफरेंट फ्रॉम इंडियंस। ये जो आपने प्रोसेस बताया, इसमें आई हैव सीन दैट वुमेन इज सेंटर फिगर, men don't have to do anything, कुछ नहीं करना उनको, they just have to you have to ask that question to God. IVF में तो we just have to watch some movie, give us sperm. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Hi, this is Mukesh Tiwari, welcome back, and today we are going to discuss about some very important issues, women issues। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलिटी इश्यूज़ के बारे में, IVF के बारे में, सरोगेसी के बारे में और बेबीज़ के बारे में। And we have Dr. Shrutika with us. She is the leading IVF consultant in Mumbai. Dr. Shrutika, welcome to this podcast. And before we go into IVF and surrogacy and babies, on a serious note, क्या आप बता सकती है ये जो मेरे चेहरे पे बेबी फैट है उसको कैसे कम किया जाए? नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो मैं सिर्फ डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट ही डील करती हूँ, और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग पुरुषों का इलाज नहीं करते। आज हम बात करेंगे आईवीएफ की, सिंस यू स्पेशलाइज्ड इन आईवीएफ। सो कैन यू टेल मी ये आईवीएफ क्या है इन वेरी सिंपल टर्म्स फॉर आवर लिसनर्स की व्हाट इज आईवीएफ? सो जिन लोगों को माँ बाप बनने में डिफ़िकल्टी होती है और जो बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं, उनको हम लोग आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये तकनीक हम लोग बोलते हैं कि ये तकनीक या ये उपचार आप अपनाओ ताकि आपको सक्सेस मिल जाए। तो इन विट्रो ये शब्द का मतलब है कि बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी। सो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन यानी जो गर्भ बनता है माँ और बाप के शुक्राणु और अंडे से, जो गर्भ बनता है उसका जो बनना वो बाहर होता है बॉडी के बाहर, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग डिश में वो बेबी को तैयार करते हैं, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और उसको वहाँ इनक्यूबेटर में विकसित करके फिर जो महिला है जो माँ बनना चाहती है उस लेडी के गर्भ में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। गर्भ इज द यूट्रस, द इनसाइड ऑफ द यूट्रस और द वूम्ब इज गर्भ, वेयर द चाइल्ड विल बी ग्रोइंग। गर्भाशय इज द यूट्रस एंड द गर्भ इज द एम्ब्रियो। सो एक तरह से आप समझ सकते हो कि जो नैसर्गिक तरीके से जो बेबी बनता है वो ना बन के असिस्टेड रिप्रोडक्शन, यानी थोड़ा डॉक्टर का असिस्टेंस और तकनीक साइंस का जो असिस्टेंस है उससे जो गर्भ बनता है उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो हमको आईवीएफ की ज़रूरत कहाँ पड़ गई? व्हाई साइंस हैज़ टू कम? क्या कमी रह जा रही है औरतों में या मर्दों में फॉर दैट मैटर, या ये प्रोसेस में कि आईवीएफ को इतनी ज़रूरत पड़ रही है इतनी? आई स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ आईवीएफ इन 2011। 2011 में शायद कम ही लोग आते थे आईवीएफ करवाने, और अभी 2024 है, अभी बहुत ज़्यादा कपल्स को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ रही है। और हमको भी मतलब जितने आईवीएफ सेंटर्स बन रहे हैं और जितना हम लोग एक्सपीरियंस ये कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनफर्टिलिटी की मात्रा बढ़ती जा रही है, स्पेशली शहरी ज़िंदगी में। अर्बन लाइफ में स्ट्रेस की वजह से, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, हम जो फूड खा रहे हैं वो उसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो नैसर्गिक प्रकृति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि अभी बहुत ज़्यादा बोथ पार्टनर्स आर वर्किंग, बोथ पार्टनर्स आर एम्बिशियस, बोथ पार्टनर्स आर वांटिंग टू डू वेल इन लाइफ, नो हार्म इन दैट, बट दैट इज़ लीविंग वेरी लेस टाइम फॉर द असेंशियल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। सो बहुत ज़्यादा लेट मैरिजेस भी हो रही है समाज में, बहुत ज़्यादा लोगों को
ऐसा लग रहा है कि हम चाइल्ड बेयरिंग को पोस्टपोन करें। एट प्रेजेंट हम करियर के ऐसे दौर पे है कि हम एट प्रेजेंट बच्चे को टाइम नहीं दे सकते। उनकी वजहें अपनी अपनी होती है, वजह शायद कहीं कुछ हद तक सही भी होंगी, बट उस सब से हम एक जो हमारे बॉडी में नैसर्गिक प्रकृति है उसको कहीं तो हम लोग हर्डल कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, और उस वजह से फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बट ये जो सब आपने जो बातें बताई, सो दिस इज मोर ऑफ अ मैन मेड कंडीशंस। ये इज नॉट समथिंग दैट नेचर हैज डन दिस। मैन मेड कंडीशन सेंस, आप जैसे आपने बताया इसमें तो आपको लग रहा है कि आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि लड़कियों को केवल माँ ही बनना है, दे डोंट गो आउट एंड डू देयर करियर। नहीं ऐसा, क्योंकि सी इट्स जो भी आपने बोला खाना तो वी आर ओनली चूजिंग अ फूड, राइट? करियर वी आर चूजिंग, we are choosing to get married late, we are choosing not to have kids because now the concept क्या है, डिंक का concept है, dual income, no kids, they want to enjoy life। कि दुनिया में वैसे ही इतने वॉर चालू हैं, planet is going to die soon, global warming है, एक कंट्री दूसरे कंट्री हमला कर रही है, प्लस बंदे they are not sure of their own gender, इतने confusion है, तो why bring a kid in this? ये भी एक concept है कि एक child को ऐसे धरती पे लाना है क्यों जहाँ इतने पहले से ही आई थिंक दैट इज़ अ वेरी निहिलिस्टिक व्यू। आई थिंक व्हाट आई फील पॉजिटिव अबाउट आज के समाज के बारे में क्या अच्छा है, तो ये अच्छा है कि आज हम इन मसलों पे हम बातें कर सकते हैं, राइट? सो शायद पहले 20 साल पहले या 50 साल पहले अगर आपको जेंडर के बारे में कन्फ्यूजन था तो आप खुल के किसी से बात ही नहीं कर सकते थे, तो आपको जो लगता था आपके अंदर ही आपको घुट घुट के जीना था। आज हम बात कर सकते हैं तो चर्चा से सॉल्यूशन आते हैं। सो जैसे अभी ये मसले हैं कि अगर आप कंसीव नहीं कर पाते हो या अगर आपने ये चूज़ किया है, तो आई थिंक व्हाट मॉडर्न टाइम्स हैज ऑफर्ड अस इज़ द लग्जरी ऑफ चॉइस, द फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो आज आपका चॉइस है, आप वो चॉइस जब आप करते हो तो ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। IVF के क्या गुड तो ऑफ कोर्स है कि यू गेट अ चाइल्ड, व्हाट द बैड कॉन्सिक्वेंस कि व्हाट गोज रॉन्ग? I would not call it wrong, but what it is कि see it is assisted reproduction, okay? हम लोग नेचुरल से हट के कुछ अलग कर रहे हैं। सो जब हम नेचुरल से हट के कुछ अलग करते हैं तो ऑब्वियसली हमको बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। IVF का एंटायर प्रोसेस ऐसा है कि आप कुछ इंजेक्शंस ले, वो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, तो वो हार्मोन्स को लेने के लिए हमको डेफिनेटली एक 10-15 दिन का इंजेक्शन डेली लेना पड़ता है। वो इंजेक्शंस लेने के बाद एक तकनीक होती है एग रिट्रीवल, जिसमें अल्ट्रासाउंड के मदद से हम लोग नीडल डाल के ऑब्वियसली बॉडी में से, वो ऑपरेशन ही बोल सकते हैं कि उस ऑपरेशन से हम लोग अंडों को बाहर निकालते हैं। फिर बेबीज़ को बाहर जैसे मैंने बोला इंक्यूबेटर में उनको विकसित करके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते। अब ये पूरा दौर जो है वो 1 या 2 महीने पे चलता है। तो उसमें डेफिनेटली वो पेन तो हमको ही अंडरगो करना है, हार्मोन्स लेने का, उनके अपने अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऑपरेशन अंडरगो करना पड़ता है, एग रिट्रीवल, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और उसके बाद भी 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हमको मेडिसिन लेने पड़ते हैं। और जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो एक आमतौर पे हम लोग 1 या 2 या कभी कभी 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं गर्भ के अंदर। तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के भी IVF के बारे में आपने सुना होगा कि ट्विंस हो सकते हैं। सो 1 या 2 बच्चा या कभी 3 बच्चे हो सकते हैं। तो वो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादा लोड करता है। प्लस प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 35 एज सच ऐसे बहुत सारी बीमारियां रहती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़। ये सारे बीमारियां 35 एज के बाद जो माताएं बनती है उनको ज़्यादा मतलब परसेंटेज में अफेक्ट करता है। सो डेफिनेटली आप पोस्टपोन करते हो तो उसके अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये जो आपने प्रोसेस बताया, इसमें आई हैव सीन दैट वुमेन इज सेंटर फिगर के, men don't have to do anything, कुछ नहीं करना उनको, they just have to you have to ask that question to God। जो IVF में तो we just have to watch some movie, give us sperm। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इमोशनल सपोर्ट ले रहना है, उसका हाथ पकड़े खड़ा रहना है अपनी बीवी का, ऐसा इमोशनल सपोर्ट बहुत। मैन का क्या रूल है इस जो पूरे IVF में? सो डेफिनेटली इतना भी कम रोल नहीं है। जो बच्चा बनता है वो माँ और बाप का हाफ पार्ट से ही बनता है डेफिनेटली।
तो उतना योगदान तो ज़रूर है कि हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम द फादर. इन टर्म्स ऑफ सिंगुलर इंसिडेंट्स इन दी IVF प्रोसेस, शायद 1 या 2 बार ही हस्बैंड को अपने स्पर्म्स देने आना पड़ता है. तो यस, उस तरफ से हम देखें तो उनका योगदान थोड़ा कम है. बट द एंटायर जर्नी, आप किसी भी कपल जो IVF को अंडरगो करते हैं उनसे अगर बात करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ both the partners, without the involvement of both the partners. And the woman does require a lot of support from her partner, from her husband. Also from the family. Also from the family, very very importantly क्योंकि from the अभी family. आई थिंक अगर जो भी रीजन से IVF करने जा रहे हैं एज पर देयर चॉइस, बट फिर भी ये समाज में ये तो स्टिग्मा आई थिंक टैबू है कि वो IVF के लिए जा रही है मतलब कि वो बांझ है या मतलब कोई बच्चा नहीं कर पा रही है. ऐसा अभी भी है कि फैमिली को भी हैज़ टू कम टू टर्म्स विद इट, नो, कि मेरी जो बहू या बेटी है वो एक साइंटिफिक नॉट नेचुरल तरीके से शी इज़ गोइंग टू बी अ मदर. सो अभी स्टिल ऐसा है. सो यही मैं चेंज बता रही थी कि 15 साल पहले लोग छुपाते थे, बहुत ज़्यादा छुपाते थे कि IVF को बहुत स्टिग्मेटाइज हुआ था. एंड लोग बिल्कुल छुपाते थे कि मैंने IVF किया. थैंक्स टू द सरोगसी इंसिडेंट्स, आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने, जैसे शाहरुख खान ने अपने तीसरे बच्चे के लिए IVF कराया था, सरोगसी कराया था. मिस्टर करण जौहर फॉर हिज ट्विंस अंडरवेंट सरोगसी. तुषार कपूर, एकता कपूर, सो बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने आज ओपनली IVF का सहारा लिया है. डायना हेडन हैड फ्रोजन हर एग्स एंड देन हैड अ बेबी आफ्टर द एज ऑफ 45. सो आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने ओपनली आके IVF के बारे में उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर किया है. उस वजह से कहीं तो समाज में एक्सेप्टेंस लेवल आ गया है. मैं बहुत सारे पेशेंट्स देखती हूँ जो आउट ऑफ मुंबई के गाँव खेड़ों से भी आते हैं. कुछ मेरे पेशेंट्स हॉस्पिटल में रह के, मतलब एकदम इंटीरियर्स ऑफ इंडिया से आके, एक महीना उनका मुंबई में कोई नहीं होता, घर नहीं होता, बट आके हॉस्पिटल में रह के भी IVF करते हैं. बट वो घर पे जाके बोलते हैं, मतलब वो एक्सेप्टेंस लेवल डेफिनेटली बेटर हो गया है. बट फैमिली सपोर्ट, औरतों को बांझ बुलाना या उनको स्टिग्मेटाइज करना, ये बहुत एक गलत चीज़ है जो नहीं होती है समाज में. ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत मे बी 50-60% फैमिलीज़ में अभी भी बहुत वुमन पे प्रेशर होता है माँ बनने के लिए. तो इसके लिए तो एडुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. बहुत ही ज़रूरी है. सक्सेस रेट कितना है IVF का? It is not a singular amount, like a number like that, but roughly about 40 to 50% बोल सकते हैं. इम्प्लांटेशन रेट, मतलब अगर कोई आप IVF करते हो तो IVF का एंड पॉइंट डेफिनेटली यही हर पर्सन चाहता है कि हम बच्चे को घर पे लेके जाए. सो दैट इज कॉल्ड एज टेक होम बेबी रेट. सो टेक होम बेबी रेट इज 30%, क्योंकि IVF का प्रोसेस इज टू गेट अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट. मतलब हमारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या हमारा ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आए, वो IVF का एक पहला एंड पॉइंट है. सो अगर हम उस एंड पॉइंट पे सक्सेस को काउंट करते हैं तो 50 to 60% कपल सक्सीड. बट द 9 months ऑफ जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी हैज इट्स ओन चैलेंजेस. सो दैट इज व्हाई आई सेड कि टेक होम बेबी रेट इज इवन लेस. सो ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट वाला है, तो ये IVF और नेचुरल में कितना डिफरेंस है इसमें? सो नेचुरल कंसेप्शन में हम लोग कहते हैं कि एक कपल अगर कोशिश कर रहा है प्रेग्नेंट होने के लिए, सो 10 से 12 महीने लग जाते हैं, जिसमें 10% ही कपल सक्सेसफुली कंसीव कर पाते हैं. सो हम लोग जो सोचते हैं, यस, आई थिंक अभी के 10 से 12 महीने, जो हमारे दादाजी परदादाजी थे वो तो 12 बच्चे कर रहे थे. नहीं, तो 10 से 12 महीने नहीं लग रहे थे. सो डिफरेंस क्या है कि तभी लाइफस्टाइल जो था ना वो बहुत ज़्यादा संतुलित था या बहुत शेड्यूल था. मतलब लेडी विल टेक केयर ऑफ द हाउस, मैन इज़ टेकिंग केयर ऑफ वर्क. उनका एक शेड्यूल था, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना. Indians typically were early risers, early going to bed. So, and there was no television, there was no social media, there was no partying. So after entertainment tha. So they would concentrate on procreation, and Correct. that was very much given importance. Or rather, they did have those private moments to themselves. Okay. आजकल के लाइफ में हमारे पास वो प्राइवेट मोमेंट्स और वो प्रिवेसी का जो ओकेजन्स है वो कम हो चुके हैं. ऑल्सो बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आ गया है फॉर कपल्स टू बैलेंस एवरीथिंग. सो देयर इज सोशल मीडिया, यू नीड टू आंसर योर फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, यू हैव टू गो फॉर सो मेनी पार्टीज, यू हैव कमिटमेंट्स आउटसाइड योर वर्क. सो द टाइम गिवन टू दीज एक्टिविटीज हैज गॉन डाउन. ओके. एंड यहाँ अभी ऐसा भी तो हो गया कि दे डोंट वांट, बिकॉज दे वांट टू सी द वर्ल्ड. खाना उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, बे टाइम खा रहे हैं, रील्स में घुसे हुए हैं, करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. तो
what is the correct age? I mean कि there is no correct age as such, but एक बोलते हैं 25 से 30 के बीच में the woman is very healthy. Men तो I don't know, men का बोलते हैं देख he can be a father at 80 also 90 also. I don't know how true is that. लेकिन what is the age where natural क्या बोलते हैं procreation is advisable? Yeah, at the success rate बहुत अच्छा है उसका. Yeah. So somewhere from the age of say 22 or 23 till around 36.5, I am talking about Indian women and Indian men. Okay. You would be at the peak of your fertility potential. Okay. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि Indian women are racially different from whites. Okay. From the Caucasian race. बहुत सारे हमारे युवा जो है वो influence हो जाते हैं from what they are seeing on YouTube और from the Western lifestyle और उनको लगता है कि अरे वहाँ भी तो लेट शादियाँ होती है, 40 में शादी कर रहे हैं, 45 में बच्चे कर रहे हैं. But the white people or the black people are racially different from Indians. Right. We are called the brown people and we are somewhere in the middle. गेहुआ color. हाँ, so हमारा जो है ovarian reserve, so it's like a fixed thing that you are born with. Really? Around the age of 12 or 13 जब हम लोग puberty reach करते हैं, so हर औरत के पास अपने अंडाकोश में शायद 3 या 4 लाख अंडे रहेंगे. Okay. और उसके बाद हर मासिक महीने में हमारे 30-40 एग्स का लॉस होता है. Okay. अब वो एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट है जिसमें आप अंडे डाल नहीं सकते, बट उसमें से सिर्फ माइनस होता ही जाएगा. बट men have unlimited supply of men don't have unlimited supply, but they don't also attain menopause. Okay. So जैसे women का एक limited अंडाकोश में है, definitely men में भी with age उनके शुक्राणु में गिरावट हो जाती है, उसमें changes आ जाते हैं, उनका fertility potential कम हो जाता है. Okay. But the men don't have a complex menstrual cycle as such which is happening in their body. So इसलिए उनका उतना ज़्यादा decline नहीं होता जितना women का होता है. Because women are fulfilling 2 roles. They are also ovulating and they are also gestational carriers. Okay, right. So they are वो गर्भ को बढ़ा भी कर रहे हैं, तो उनका रोल हम लोग बोल सकते हैं डुअल है, दोहरा है. So that is why women का डिक्लाइन भी जल्दी होता है. So for Indian women 36.5 पे ऐसा देखा जाता है कि ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो जाता है और उसके बाद जो अंडे बनते हैं वो एक हेल्दी बेबी में विकसित होने में थोड़े मतलब वीक हो सकते हैं या असमर्थ हो सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. सो ये जो बच्चा है, सो जो रेगुलर प्रोसेस से हो रहा है आईवीएफ से, तो दोनों को सेम ही हैज़र्ड्स हैं प्रेगनेंसी के, मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो भी आई डोंट नो 6 months पे आई थिंक यू डू अ थरो चेक ऑफ द बेबी के, आई थिंक डाउन सिंड्रोम चेक करते हैं आप लोग. वो 3rd month पे. यस, 3rd month. सो ये आईवीएफ और दोनों में सेम है. बिल्कुल. एंड द चाइल्ड थ्रू आईवीएफ बेसिकली नॉट और द नेचुरल फॉर सिंप्लिसिटी सेक, so both are exposed to the same threats, to the same hazards of pregnancy? No, the threats would definitely technically be so आपने जो पूछा मुझे डाउन सिंड्रोम, सो बहुत ज़्यादा लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हमारा बच्चा अगर आईवीएफ से पैदा हो रहा है तो क्या उसमें ज़्यादा अबनॉर्मलिटीज़ होंगे, बिकॉज हमने कोई तकनीक यूज़ की है, कोई वैज्ञानिक तकनीक से हमने बच्चा बनाया है. तो वर्ल्ड ओवर इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है. टुडे आई थिंक ऑलमोस्ट 10 लाख और मोर बेबीज मस्ट हैव बीन बॉर्न विथ आईवीएफ. सो उसके स्टडीज़ ये कहते हैं कि मे बी 1 to 2% इंक्रीज रिस्क हो सकता है क्योंकि हम लोग ने आईवीएफ यूज़ किया है ऑफ डेवलपिंग सर्टन अबनॉर्मलिटीज़ इन द बेबी, बट वो बिल्कुल मामूली रिस्क है. यस, हर एक प्रेगनेंसी में हम लोग एडवोकेट करते हैं कि चाहे वो नेचुरल हो या चाहे असिस्टेड रिप्रोडक्शन से हुआ हो, हर एक प्रेगनेंसी में हमको ये कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं. जैसे तीसरे महीने में सोनोग्राफी करना, इट्स कॉल्ड एन एंटी स्कैन, और डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट करने, ताकि हम डाउन सिंड्रोम और ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स को रूल आउट करें. फिर 4.5 महीने में और एक सोनोग्राफी करना कि उसमें बच्चे का फ्रॉम हेड टू टो देखा जाता है कि उसमें कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी वगैरह नहीं है. तो ये सब डेफिनेटली करने चाहिए, चाहे आपका आईवीएफ प्रेगनेंसी हो या नहीं हो. बट आईवीएफ में हम थोड़े और ज़्यादा भी 2-3 टेस्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि जैसे जो भी रीज़न से, लाइक आई सेड कि ये तो एक अलग रीज़न है कि सोशल रीज़न से हमने आईवीएफ किया, बट इट कुड बी बिकॉज द मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, और उस डिजीज़ के क्योर के लिए हमने आईवीएफ किया. तो वो जो कारण रहता है जिससे वो पहले माँ नहीं बन रही थी, हमने आज नेचर का उस सिग्नल को ओवरराइड किया. तो
वो डिजीज़ प्रेगनेंसी में भी कोई रोल प्ले कर सकता है। जैसे अगर आपको फाइब्रॉइड्स थे और इसीलिए आपने आईवीएफ किया, तो फाइब्रॉइड्स के चलते प्रीमैच्योर डिलीवरी या थोड़ा ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ये सब बच्चे में आ सकता है, क्योंकि हमने वो नेचर का जो नेचुरल पाथ है उसको थोड़ा हम लोग ने इंटरवीन किया है या चेंज कर दिया है। राइट, सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द मनी, यू नो, एनी मेडिकल प्रैक्टिस जो है या जो भी हमको करना है कम्स डाउन टू मनी। सो आई बिलीव के आईवीएफ इज़ अ कॉस्टली, एक ये क्या बोलते खर्चीला प्रोसेस है जो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। सो व्हाट इज़ द फिगर कि कितना एक सक्सेसफुल टेक होम बेबी प्रेगनेंसी के लिए मतलब कितना खर्चा आईवीएफ में होता है? सो साइकिल्स का कॉस्ट है ना एक्चुअली बहुत इंडिविजुअलाइज रहता है। सो समवेयर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 70 to 80,000 पर साइकिल टू समवेयर अराउंड 2.5-3 लाख साइकिल, 3 लाख रुपीज़ पर साइकिल का कॉस्ट वेरिएशन हो सकता है। क्योंकि फ़िलहाल भी आईवीएफ काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ रहता है। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम 3 लाख रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं तो दैट मीन्स आईवीएफ एक शॉट में हो जाएगा। बट आईवीएफ का लाइक आई सेड सक्सेस रेट भी 40 to 50% है। सो कॉस्ट इसीलिए एस्केलेट भी होता है कि कभी कभार एक शॉट में या एक साइकिल में हमारा वो नहीं होता है, तो यू माइट रिक्वायर मल्टीपल साइकिल्स। एंड हाउ मेनी साइकिल्स यू रिकमेंड कि 3-4 के उसके बाद नहीं कैन नॉट? सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई नो कपल्स हु हैव डन 7-8 साइकिल्स आल्सो विदाउट कॉजिंग एनी अनटूवर्ड हार्म टू देयर बॉडी। बट से क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट बोलते हैं हम लोग, 2 to 3 साइकिल्स में ऑलमोस्ट 80 to 90% कंसीव कर जाते हैं। ओके ओके, एंड again the cost goes up to from 70,000 depending on the cycle, how many cycles, 2 to 3 lakhs. Yes. So can poor people or like marginalized people or like lower middle class people, can they access this facility? Well, we do see couples coming from all strata of society who are coming forth for the IVF treatment. बहुत मतलब 10 साल पहले आई रिमेंबर वन हाउस हेल्प जो मतलब साल में एक अटेम्प्ट कर पा रही थी। सो आईवीएफ में भी जैसे मैंने बोला फ्रीजिंग ऑफ एम्ब्रियोज होता है, तो हम लोग एम्ब्रियोज को फ्रीज करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को हम एक अटेम्प्ट बोलते हैं। सो शी वाज अ हाउस हेल्प और वो पूरा 12 months शी वुड वर्क एट समबडीज हाउस, अक्यूमुलेट द मनी, फिर वो साइकिल करती थी। तो आई थिंक शी कंसीव्ड इन द सेकेंड और द थर्ड अटेम्प्ट। बट पैसे जुटाने के लिए इतनी मेहनत करती थी। या सो एंड फाइनली शी वाज एबल टू शी वाज सक्सेसफुल। या टेक होम हर बेबी। आपके कोई ऐसे मेमोरेबल पेशेंट है जिसको you know you feel good के I was able to assist them in their pregnancy and finally जब उनके हाथ में वो उनका बच्चा आया and they were feeling very fulfilled and so आपको कैसा लगा and you have any patient ऐसे memorable patient? So all these couples क्योंकि हम लोग उनके साथ right from their trying times till we deliver the baby उनके साथ रहते हैं, so they all their stories are special to us and हम लोग उनके जर्नी में कहीं ना कहीं participate करते हैं, so we feel fortunate that they have also opened up. So but one couple is extremely special because I remember their story कि उन्होंने 4-5 times मतलब उनका ऐसा हुआ था कि they had got married at the right age, they had been trying for multiple years, but कहीं तो उनका एक abortion हो गया था और abortion के बाद एक often एक procedure होता है DNC, उस DNC के टाइम पे वो मदर को वूम इन्फेक्शन लग गया था, यूट्रस इन्फेक्शन लग गया था, जिससे जो वूम का कैविटी पार्ट है वहाँ पे चिपकन तैयार हो गई थी। इट इज़ कॉल्ड एज एशरमैन सिंड्रोम। सो जो गर्भाशय है वो पूरी तरह से चिपक गया था। उसके बाद उन्होंने मल्टीपल डॉक्टर्स इन द सिटी के पास गए और 4-5 उन्होंने इंट्रायूट्राइन सर्जरीज, हिस्ट्रोस्कोपी की और हर टाइम उसके बाद उन्होंने मल्टीपल टाइम्स IVF अटेम्प्ट किया, फेल हुआ। फिर बाय द टाइम दे केम टू मी the lady was almost 45-46 and her husband was 52. अभी जो हमारा लॉ है that states very clearly कि आप IVF तकनीक को till the lady is 50 years of age and the husband is 55 years of age, तब तक ही आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। So they were obviously short of time. So उसके बाद we again embarked on this journey of correcting the uterus and obviously एज ज़्यादा हो गई थी तो we required egg donation. So फिर धीमे धीमे हमने यूट्रस को रिपेयर किया,
फिर हमने एग डोनर फाइंड आउट किया. उसके बीच में दिस 2021 लॉ केम इन प्लेस. Okay. सो एग डोनेशन बिकेम अ लिटिल मोर डिफिकल्ट ऑल्सो. फिर वो भी चैलेंजेस को फाइट किया एंड धीमे धीमे करके फिर वी ट्रांसफर्ड एम्ब्रियोज. In the second attempt they conceived, Okay. and today they are parents to a girl and a boy, so twin babies. Twin babies. Yeah. Okay. Nice. So their story and the troubles that they faced for this entire process, matlab it's very special because it was very difficult. Correct. Also they were staying very far away from my center, so the travel involved and the difficulties, they were from a small village. Natural or assisted? What would you suggest? Whether you go for natural first, yeah, because since you have the technology now, so आराम से बैठो. No, we should always go for natural first. Okay. Definitely, what nature, it's a gift that nature has given us, the gift of procreation. So if you feel well enough to do it, definitely natural first. But अगर आपको ज़रूरत पड़े और आपको assistance की ज़रूरत पड़ती है, so there should not be any taboo or unnecessary hesitation if you need something. So I always tell patients जो shy out करते हैं from doing IVF, काफ़ी सारे couples ऐसे आते हैं जिनको genuinely IVF की ज़रूरत है और वो कहते हैं नहीं हम लोग नहीं करेंगे because उससे stigmatize हो जाएगा या label बन जाएगा कि मेरे में कोई कमी है. तो वी से कि अगर आप डायबिटिक होते और अगर आप इंसुलिन के बिना जी नहीं सकते हो तो वुड यू नॉट हैव टेकन इंसुलिन. मतलब आप लेते हैं क्योंकि आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, आपको जीना है. तो वैसे ही अगर आपको इनफर्टिलिटी को आप अगर एक बीमारी के तरह विचार करो कि आप ऐसे सोचिए कि नहीं आपका ये एक आप कोई चीज़ से सफ़र कर रहे हो तो उसका ये हल है. इट इज़ नथिंग टू बी ashamed of. Yeah. But if they want to keep it a secret, they can, and they can just say it's natural. Yes, absolutely. So as centers, very much legally also and otherwise also, we keep the treatment very much confidential. Okay, तो right. ऐसा हम लोग किसी कपल का जो ये हिस्ट्री है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करते कि ये आप IVF कर रहे हो. So but if it is their choice, see, if they want to tell their families and they want to get more support, we always encourage them because family support बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप अपने फैमिली को भी अपने ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व कर सकते हो, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपकी फैमिली समझ के आपको सपोर्ट करेगी तो बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट होता है. ओके, नाउ जस्ट एक बार जस्ट टू रीइंफोर्स द फैक्ट दैट IVF में यू कैन नॉट चूज द जेंडर ऑफ द एब्सोल्युटली नो. करेक्ट. जस्ट टू रीइंफोर्स दैट वी कैन नॉट. No. We cannot, right? And we cannot also know that maybe you know that, but you cannot. No. We also don't know. So in India, with pertaining to Indian laws, see elsewhere outside India, because India does suffer from a problem of gender specific feticide. Okay, so female feticide and lot of discrimination goes on in Indian scenario. So Indian government has a law in place which is called as the PCPNDT, Preconceptional Prenatal Diagnostic Techniques Act, which strictly prohibits any kind of gender selection in India. So Indian circumstances में आप IVF की मदद से कभी भी gender selection नहीं कर सकते. Okay, यही मुझे बताना था कि we should be very clear on this कि Indian laws totally prevent seeking the gender of the child. जो centers ये provide करे और जो पेरेंट्स ये सीख करे दोनों उतने ही गिल्टी है और दोनों उतने ही पनिशेबल है अंडर द लॉ. तो अगर आप ये ट्रीटमेंट सीख कर रहे हो तो भी आप पनिशेबल हो और अगर आप कोई मदद कर रहा है ये करने के लिए तो वो भी उतना ही पनिशेबल है. सो इसीलिए दोनों भी पार्टीज. यस, एब्सोल्युटली. सो IVF के इमोशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? व्हाट आर द इमोशनल traumas, or you can say the highs and lows women or men go through during IVF? So सबसे बड़ा प्रॉब्लम IVF का ये है कि एक तो डेफिनेटली असिस्टेड रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस, हार्मोनल ट्रीटमेंट ये सब होता है. सो पेन इज़ रियल, यू हैव टू टेक इंजेक्शंस एवरी डे. वो किसी को पसंद नहीं होता. उन हार्मोन्स की वजह से भी थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स या थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी फील होते हैं. देयर इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड द ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है.
मतलब अगर आप कोई सर्जरी के लिए जाते हो तो 99 to 100% ऑफ द टाइम्स अगर आपने वो सर्जरी अंडरगो की तो आपको उसका मतलब अगर आप लिवर निकालना चाहते हो तो लिवर निकल गया, या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है तो गॉल ब्लैडर निकल गया। बट IVF में आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो 100% आप सक्सेसफुल होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो फेलियर का एक डर भी रहता है, और फेलियर होने के बाद उसको कोप अप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल होता है। सो अभी ये जो IVF जो लड़की को आपने असिस्ट किया, सो उसको भी तो मन में ही रहता होगा ना, वेदर आई विल बी सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि मैं नेचुरल नहीं हो पा रही थी, असिस्टेड में क्या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो आगे मेरा क्या होगा, तो ये तो सब इफेक्ट करता ही होगा ना? जो कपल्स जनरली IVF अपनाते हैं उन्होंने ऑलरेडी अपना ओन स्ट्रगल किया होता है, और इसीलिए वो IVF करने आते हैं तो उन्होंने फेलियर एनकाउंटर किया है इन द पास्ट। सो हमेशा IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद एक 2 वीक्स का वेट पीरियड बोलते हैं, 2 वीक वेट पीरियड, कि जिसमें हम लोग ने ट्रांसफ़र कर लिया और फिर चेक करने के लिए बीटा HCG चेक करने के लिए 2 हफ्ता रुकना पड़ता है। सो वो 2 वीक पीरियड ऐसे कहते हैं कि इन द IVF जर्नी इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बिकॉज दैट इज़ अ पीरियड ऑफ अनसर्टनिटी। हर मोमेंट पे वो माँ को ये ख्याल आता है कि व्हाट इफ़ आई एम नॉट सक्सेसफुल, नाउ व्हाट, whether we'll again have to start from square one. So it is a very big roller coaster ride for the woman. So इसके लिए women have to be very they have to make up their mind, they have to strong willed कि नहीं ये अच्छा ही होगा। एंड इसमें भी जब when the pregnancy is completed successfully, so जो postpartum depression होता है, do women who have assisted pregnancy go through that PPD? Yes, it is a known thing कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम मेडिसिन्स भी देते हैं, बहुत ज़्यादा IVF प्रेगनेंसीज़ को हम ज़्यादा केयर देने के लिए, या कभी कभार उस पर प्रेशर जो होता है इन प्रेगनेंसी कि नहीं सब ठीक होना चाहिए, अभी आपका IVF प्रेगनेंसी है तो आप ज़्यादा केयर लीजिए, या आप ज़्यादा सोनोग्राफीज करिए, तो आपको ICU काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस में रखा जाता है। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू अंडरगो। तो डेफिनेटली स्ट्रेस और एंग्जाइटी बिल्डअप होती है इन द मदर, एंड येस पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम स्ट्रेस डिसऑर्डर की डेफिनेटली ज़्यादा इंसिडेंट्स पाए गए इन द IVF कोहॉर्ट ऑफ पेशेंट्स। सो डेफिनेटली एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, और इसीलिए उसका सॉल्यूशन भी है। फैमिली सपोर्ट, पार्टनर सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सो मतलब जो सेम सपोर्ट जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में चाहिए वो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। डेफिनेटली। एंड आर देयर परमानेंट चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द वुमन, क्योंकि वो असिस्टेड है एंड एक्स्ट्रा हार्मोन्स, एक्स्ट्रा दवाइयाँ, एनी परमानेंट चेंजेस या ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट जिससे इट इज़ यू हैव टू बी केयरफुल? सो हम लोग बोलते हैं कि IVF इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। सो इट कैन बी इमोशनली, मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्कारिंग। सो देर इज़ अ टोल दैट योर बॉडी, योर माइंड एंड योर सोल विल टेक in that journey. So sometimes unfortunately it can be a negative impact in the sense कि when you are going through the journey, so you like you said rightly कि हमको strong willed होना है, but it is not so easy to do it, right? बोलना आसान है, करना difficult है। So definitely कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर से वो विल पावर, वो ताकत हमको लानी पड़ती है ये ट्रीटमेंट अंडरगो करने के लिए। सो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि आप एंग्शियस हो सकते हो, आप स्ट्रेसफुल हो सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो जब ये जर्नी चल रही है। आपको डेफिनेटली बहुत सारे इंजेक्शंस, हार्मोन्स लेने पड़ते हैं, तो उसका फिजिकल इम्पैक्ट हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ दोज हार्मोन्स हम एग रिजर्व को और कम किए जा रहे हैं, तो हमारा मेनोपॉज अर्ली हो सकता है। वो थोड़ा बहुत वेट गेन हो जाता है बिकॉज ऑफ द IVF इंजेक्शंस, तो वो वेट के साथ अपने एसोसिएटेड बीमारियां आ जाती है। हम कभी कभार बोलते हैं कि बिकॉज इट्स सच अ प्रेशियस प्रेगनेंसी, आप बेड रेस्ट करिए, तो बेड रेस्ट करने की वजह से कभी कभी सी रिस्ट्रिक्टेड रहना किसी को भी पसंद नहीं है। आप घर में एक ही रूम में बंद रहो तो किसी को पसंद नहीं है। तो ऑल्दो एज डॉक्टर्स इट इज़ आवर जॉब टू मेक लाइफ ईजियर फॉर द IVF पेशेंट्स, बट डेफिनेटली कभी कभार ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि हमको बोलना पड़ता है कि आप बेड रेस्ट ही करिए। तो उन सब के वजह से एक इमोशनल टोल, फिजिकल टोल डेफिनेटली आ जाता है। बहुत सारे IVF प्रेगनेंसीज का एंड पॉइंट सिजेरियन सेक्शन भी होता है। तो सिजेरियन सेक्शन के बाद एक फिजिकली जो नेचुरल वजाइनल बर्थ के जो एडवांटेजेस है वो हमारे चले जाते हैं, तो वो एक स्कार रह जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डेफिनेटली व्हेन यू आर यूजिंग असिस्टेंस
आप नेचर के मतलब विपरीत जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस पे करना पड़ता है हमको. Correct. So again off topic, since you said cesarean and natural, so what is better, natural या cesarean? Because there is a debate going on कि cesarean because pain नहीं होता. I don't know because Yes. I'm not. और natural मतलब because since सदियों से Yeah. women are giving birth naturally without any Yeah. cuts to the stomach and all, so वो ज़्यादा better है. So क्या debate है and what is your opinion? So in terms of evolution, we know that all the animals are kind of four-legged, right? Right. So they are all with the their bodies parallel to the earth's surface, so they are Okay. horizontal, whereas man is bipedal and man is standing vertical. So in evolution जब men evolved, and as a price that we paid for this being bipedal and becoming vertical, हमारा जो pelvis है, pelvis is like the birth canal, the bony cage around the birth canal, वो इस तरह से tilt हो गया कि child birth for human beings is far more difficult and far more dangerous journey as compared to animals. Correct. Like if you see in the animal kingdom, वहाँ पे कोई obstetrician, दाई, gynecologist नहीं होती है जो assist करता है. They just give birth, because their birth canal is kind of smooth. It's like a maybe like you can imagine a cylinder through which the baby is shooting out. So it is more kind of a easier birth. Whereas because of the bipedal nature of human beings, हमारा birth canal goes through like there are multiple twists and turns. So birthing is difficult for human beings. Right. So अभी not necessarily कि because it is difficult it is bad or good. So vaginal birth के definitely अपने advantages होते हैं. But because of modern lifestyle बहुत सारे challenges आ गए हैं. See, earlier generations were living in times where food was limited. Right. So baby का size जो तब था वो it was 2 kgs, 2.2, 2.5 kgs के babies होते थे. So structure अलग था, easy to pass the baby out. So थोड़ा वो भी था. और अभी आजकल के बेबीज थोड़े बड़े भी होते हैं, and women are not as physically active today as compared to before. So वहीं पे थोड़ा vaginal birth के challenges भी आ जाते हैं. पहले के लोग बहुत fields में काम करते थे, physical nature of the work. Indians were squatters. More stronger women earlier. Food was better. I think physical activity was better. So कहीं था कहीं physical training, body structure was somewhere better also. तो pain bearing capacity also mentally was, they were stronger, or they were other expecting कि हमको ये होगा. So those women were able to do vaginal birth more. And I think तभी ये medical advance हुआ नहीं था इतना कि तो तभी इसलिए they were like कि हमको तो ऐसे ही करना है. Now अभी you have this again choice. Again choice. So you have this luxury and liberty of choice. Definitely, but vaginal birth has its own advantages. See, you not having a scar on your body for the birthing process is definitely an advantage. There are certain changes that happen apparently when the child is growing through the birth canal. जिससे like there are the research, it's still in research, so I can't tell you with 100% conviction. But ऐसे बोलते हैं कि the child some vaginal bacteria the child swallows while the child is getting passed on to the vaginal canal. Which improves the immunity of the child and all that, and which a cesarean birth can मतलब the baby is coming out to the abdomen, तो वो baby के लिए easy है बोल के. But vaginal birth के अपने disadvantages भी होते हैं. You can cause a lot of pelvic floor injuries to the mother. Lot of blood loss. Blood loss is there. So there is a lot of injury and risk which is to the baby as well as to the mother. So हर एक के pros and cons होते हैं. कितना difficult है जो आपके couples आते हैं या young, old, whoever comes to you, उनको समझाना कि this is not something a test tube baby, या कितना डिफिकल्ट होता है कि पहली बार सबसे everyone will come to you to get the knowledge कि कैसे है, and they will not be very convinced कि ऐसा कर सकते हैं. They will come and they will ask you questions still then. तो कितना डिफिकल्ट होता है इनको समझाना या समझ पाते हैं. Indian families are in a unique situation. See, I have done my fellowship abroad. तो वहाँ पे क्या होता है, I have studied in UK, Israel and Germany. But वहाँ पे so वहाँ पे क्या होता है कि husband wife decide करते हैं और a couple decide करता है कि हमको बच्चा करना है.
they India don't में family seek decides, they don't seek permission from their parents, और they don't seek approval from their parents कि अभी हमको करना है तो हमको इस तरह से करना है. They just इंडिया simply में go. उल्टा, इंडिया में गेट मैरिड टुडे, टुमारो द मदर इन लॉ इज आस्किंग Yeah. बच्चा कभी हो रहा है. सो आई नो So that is a reality. And इंडियन सिचुएशन में कैसा है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत है. इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का अप्रूवल हमको ज़्यादा शायद ज़्यादा. मैटर करता है, बिकॉज वी नीड देयर सपोर्ट, अप्रूवल, Correct. वॉट एवर. सो यहाँ पे व्हेन अ कपल कम्स इन टू द क्लिनिक टू कंसल्ट विथ फर्टिलिटी, ऑफन ऑन वो कपल भी है, उनके अपने अपने सेट्स ऑफ पेरेंट्स भी है, और एक्सटेंडेड फैमिली भी है. सो हमारे कंसल्टिंग रूम में 10 लोग एंटर करते हैं. वो तो बहुत बार हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी सेंसिटिव थिंग्स, राइट. एंड देन देर आर दोज ऑब्जर्वर्स हु आर स्टैंडिंग बिहाइंड, एंड देन समटाइम्स द कपल फील्स जज्ड कि मेरे माँ के सामने मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, एम्बैरेस्ड एंड जज्ड. या प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं या इट डज बिकम अ ट्रिकी सिचुएशन. सो जनरली हम लोग बोलते हैं कि पहले हम लोग कपल को मिल लेते हैं, उनसे पहले समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं, उनको पहले समझा देते हैं कि ये ट्रीटमेंट है, फिर देन वी एड्रेस द फैमिली. बट डेफिनेटली वी ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि कपल अकेला ही ये डिसीजन में सहमत ना हो. उनकी फैमिली को भी हम लोग ट्राई करते हैं कन्विंस करने के लिए कि मदर इन लॉ को समझाए विदाउट एक्चुअली टेलिंग ऑल द डिटेल्स कि नहीं ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है. जैसे मैंने आपको बोला कि डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन ज़रूरी है, तो वैसे थोड़ा ताकि फैमिली भी समझे कि इनको ज़रूरत है, और वो सपोर्ट उनको अगर मिले तो इट इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर देम. सो आर देयर एनी कपल्स हु आर रिजेक्टेड? व्हाट इज द टेस्ट यू डू बिफोर पॉजिटिवली सेइंग दैट यू गाइस कैन अंडरगो आईवीएफ? कि सम कुछ रिजेक्ट भी हो जाते हैं आईवीएफ के लिए. सो सी planning a family is definitely a natural instinct, but fulfilling that instinct should not come at the price of your emotional, physical or mental well-being. So like women who are on antidepressants, or women who are suffering from presently any such life threatening condition like heart ailments, कि अगर वो माँ बनती है तो फिर उनके लाइफ को थ्रेट हो जाएगा. तो वैसे women को हम लोग कभी कभार बोलते हैं कि you are not suitable or unsuitable to undergo this fertility process. So उनके लिए solutions होते हैं, but at the beginning we try to मतलब kind of dissuade them from the process. What are the common myths when you counsel पेरेंट्स और कपल्स? तो कॉमन मिथ्स क्या है जो आईवीएफ के इर्द गिर्द? एक तो ये है कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो कि नहीं है, इट इज मोस्टली असिस्टेड प्रेगनेंसी. और इसके अलावा क्या कॉमन मिथ्स हैं? सो सबसे बड़ा मिथ तो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने क्रिएट किया है बाय मूवीज लाइक विक्की डोनर एंड आई थिंक दैट गुड न्यूज़. हाँ मैं पूछता हूँ, चेंज हो जाता है? नहीं होता. नहीं, सपोज अगर हो गया तो दैट ऑफ कोर्स दैट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. अगर हो गया तो बहुत डिफिकल्ट है ये सिचुएशन होना या क्रिएट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल सी देयर इज अ लॉ इन प्लेस. हम इसका बेबी उसको देना, उसका बेबी इसको देना, ये चीज़ नहीं कर सकते. ना ही हम इतना इजीली कोई डोनर को सेंटर में बुला के उसके अंडे ले लिए, इसके स्पर्म ले लिए, ये भी करना बहुत डिफिकल्ट है. सो ये चीज़ नहीं हो सकती है. दूसरा, देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्लेस. सो देयर आर टेक्निक्स कॉल्ड RI विटनेसिंग, और where we check the name of every container and every device that we are using for the couple. So हर एक चीज़ meticulously labeled होता है, और उस label को so there are so it is very difficult कि इनका उनको दे दिया. So but ये सब ये बहुत ही common myth होता है. और I would say कि 50% of couples who are first come to a fertility specialist ये पूछते हैं कि ऐसा कोई exchange तो नहीं हो जाएगा हमको किसी और का, आप झूठ बोल के किसी और के तो स्पर्म्स नहीं दे दोगे, और दैट इज़ वेरी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग. सेकेंड ये रहता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने IVF किया तो 100% हमको ट्विंस होने वाले हैं. सो देर आर सेट ऑफ कपल्स हु से कि नहीं डॉक्टर हमको ट्विंस कर दो, या देर आर सेट ऑफ कपल्स हु से कि हमको ट्विंस नहीं चाहिए और इसीलिए हम IVF नहीं कर रहे. सो बट ये ऐसा नहीं है. इवन इफ वी ट्रांसफर 2 or 3 embryos at a time, very few couples conceive with twins or triplets. It is a possibility, but इतना common नहीं है जितना लोग समझते हैं. एंड अगर ये जैसी किसी कपल ने ये असिस्टेड प्रेगनेंसी किया, जो भी कारण रहा, कैन दे डू नेचुरली ऑल्सो बाद में? ऑफ कोर्स देयर आर मेनी कपल्स जो एक बार IVF का सहारा लेके पेरेंट्स बनते हैं, और कभी कभार उनका जो ये कॉज रहता है इनफर्टिलिटी का वो चला जाता है, और उसके वजह से वो स्पॉन्टेनियसली कभी कभी एज अ सरप्राइज और अ शॉक ऑल्सो कंसीव हो जाते हैं. शॉक तो नहीं मेरे ख्याल से.
So matlab they can, so this is not Definitely, something definitely. altering your body. This is just assisted pregnancy, Yes, not yes, altering your yes. body. And what role diet, क्योंकि अभी सिंस इट इज़ वुमेन्स हेल्थ, बॉडी में इतने केमिकल या नॉट केमिकल जो हार्मोन्स जा रहे हैं, या तो डाइट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. तो डाइट, क्या डाइट चाहिए या क्या डाइट लेना चाहिए फॉर अ हेल्दी बॉडी, नॉट Yeah. ओनली फॉर ना कि वुमेन हु आर गेटिंग प्रेग्नेंट उनके लिए नहीं, नॉर्मली, सो दैट यू मेंटेन योर हेल्दी बॉडी, सो दैट यू कैन गेट प्रेग्नेंट. सो IVF में हम लोग बोलते हैं, सी डाइट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर प्रेगनेंसी जर्नी. सो IVF में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपका वज़न ज़्यादा होना या कम होना, दोनों जो स्पेक्ट्रम के छोर है, हाँ, वो दोनों the में, extreme हाँ, ends, एक्सट्रीमिटीज़ में दोनों में प्रॉब्लम होता है. सो Right. इफ़ यू आर वेरी थिन ऑल्सो, आप में वो फिजिकल कैपेसिटी नहीं Capacity रहती है to टू carry a baby. कैरी अ चाइल्ड. और इफ़ Yeah. यू आर वेरी ओवरवेट ऑल्सो, So you have other आपका complications. रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सब बढ़ जाता है. तो आपको वहाँ पे भी दोनों छोर से, मतलब यू ट्राई टू मेक योर BMI नॉर्मल एज Right. मच एज पॉसिबल इन IVF. BMI is बॉडी मास इंडेक्स, Right. ताकि आपका हाइट के लिए जो आइडियल वेट होना चाहिए वो आप अचीव करो, वो बहुत ज़रूरी बहुत है. ज़रूरी है. सो वो एक डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि हम लोग उतना ही खाए जितना हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है. Excess food is also not good. Secondly, there are certain food substances that can interfere with your chances of getting pregnant. So आप इतना एफर्ट डाल रहे हो प्रेग्नेंट होने के लिए. What food stuff? So like alcohol or Right. smoking is completely a no for the woman when she's undergoing IVF. Even undergoing certain- IVF or before also? Even before. So we say that even 2-3 with regards to smoking, तो ऐसे बोलते हैं कि आपने स्मोकिंग क्विट करने के बाद 3 to 4 years तक भी उसका इम्पैक्ट होता है Right, okay. ऑन द एग क्वालिटी एज वेल एज द स्पर्म क्वालिटी. अल्कोहल छोड़ने के बाद 2-3 months तक, मतलब So can women on a lighter note, can they freeze their egg and start smoking and then they can get impregnated? no, your body will. So it is just not the egg quality. Okay. There are so many other systems of the body that are will affected. affect it, So your right, overall okay. health in pregnancy can Yes, and okay. there is so much of accumulation of nicotine and chemicals, Yeah, and because of which there are a lot of reactive oxygen species that will form in your body, which So will deteriorate your those- health yeah, overall. So those who want to become parents, so alcohol तो नहीं, smoking भी नहीं, balanced diet, nutritional diet, no junk food I guess, Yeah, maybe in so- moderation. सो प्रोसेस्ड फूड में डेफिनेटली केमिकल्स है. Right. सो जितना हम ऑर्गेनिक फूड खाए जिसमें फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का प्रयोग कम किया हो, बिकॉज वो सारे केमिकल्स, सो इट इज़ नोन दैट वर्ल्ड ओवर स्पर्म काउंट्स आर ऑल्सो रिड्यूसिंग. Reducing. इट इज़ प्रॉबली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो मतलब क्रॉप्स पे डालते हैं, उसमें द केमिकल्स आर वेरी ईस्ट्रोजन बेस्ड. सो वो जो क्रॉप्स पे हम लोग जो डाल रहे हैं केमिकल्स, वो कहीं ना कहीं they are affecting the male fertility also, and the sperm potential is also going down. Okay. So diet में like fruits and vegetables को अच्छे से क्लीन करना, धो के यूज़ करना, फ्रेश फूड जितना हो सके उतना खाना, वो डेफिनेटली हमको करना चाहिए. फिर कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक MSG विच इज़ प्रेजेंट इन नूडल्स, विच इज़ प्रेजेंट इन लॉट ऑफ सॉसेज दैट वी यूज़ फॉर द चाइनीज़ प्रिपरेशंस. वो सब अलाउड नहीं होता है व्हेन यू आर अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ अ प्रेगनेंसी जर्नी. तो वो हमको टोटली अवॉइड करना चाहिए. See, some disease like diabetes, I think that is a hereditary disease, and there are some genetic conditions जो पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं. So when you have this assisted pregnancy, so इसमें भी because क्योंकि फादर एंड मदर का तो DNA है ही, तो आएंगे उसमें वैसे जो. दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि IVF का एक एडवांटेज है जो आपने बिल्कुल ये कहा. मेरे पास मतलब आई हैव क्लोजली वर्कड विथ वन कपल जिनको शादी के पहले पता नहीं था कि वो दोनों कैरियर्स थे फॉर अ डिजीज़ कॉल्ड एज थैलेसीमिया. थैलेसीमिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें जो थैलेसीमिया मेजर मरीज रहते हैं उनको हर 20 या 30 दिन में अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है. तो उनके बॉडी में ब्लड सेल्स बनाने की क्षमता कम होती है. सो कुछ कम्युनिटीज़ है जैसे सिंधी, पंजाबी, कच्छी कम्युनिटी है, कच्छी लोहानास, भानुशालीस, जिनमें थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है. तो कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस है, बट और अवेयरनेस की डेफिनेटली ज़रूरत है कि शादी करने के पहले दे शुड टेस्ट देमसेल्व्स कि आर दे कैरियर्स फॉर द थैलेसीमिया जीन, एंड इट इज़ अ सिंगल जीन डिसऑर्डर. सो
ये जो कपल थे वो दोनों को थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट था, सो दे वर बेसिकली कैरियर्स। Okay. सो ब्लड बनने के लिए 4 जीन्स होते हैं, तो उनमें 1 या 2 जीन्स मिसिंग थे दोनों में। Okay. सो व्हेन दे कंसीव्ड विद देयर फर्स्ट चाइल्ड, तब जब उन्होंने चेक किया तब उनको समझा कि दोनों कैरियर्स है। Okay. फिर उन्होंने बच्चे का चेक किया तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर हुआ, Okay. एंड देन दे हैड टू अबॉर्ट द चाइल्ड Oh. बिकॉज थैलेसीमिया मेजर बच्चे को अगर आप दुनिया में लाते हो तो द लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट चाइल्ड। Okay. एंड देन IVF के बेनिफिट से, मतलब IVF का तकनीक यूज़ करके जब हम लोग ने एम्ब्रियोज बनाए तो उसके बाद हम लोग ने उसका टेस्टिंग भेजा। सो बिकॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि 30% ऑफ योर चिल्ड्रन विल हैव अ प्रॉब्लम और Right. 50% of your children will have a Okay. problem. So which also means कि 50% will not have a problem. Will be So we healthy. can do something called as pre-implantation genetic diagnosis. Okay. PGD. PGTA is the like family, like the entire name. सो उसके मतलब वो उसका एडवांटेज ये है कि हम एम्ब्रियोज का पीस निकाल के जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं कि कौन से एम्ब्रियो में अफेक्टेड है, कौन सा एम्ब्रियो अफेक्टेड नहीं है, और फिर वो सिलेक्टिवली हम उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करें। Okay, तो ऐसे and करके हम लोग ने सेकेंड टाइम ट्रांसफ़र किया एंड द तो कपल आर नाउ हैविंग अ हेल्दी healthy चाइल्ड। child. Oh, that's very Yeah. nice. तो IVF का ये बहुत अच्छा है बहुत, कि yes. कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर से आ रहे हैं, बिकॉज हाँ. आई नो मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ऑल्सो Yes. जेनेटिक डिसऑर्डर, Yes. बिकॉज आई नो अ फ्रेंड। तो उसमें बोला कि दे कैन ओनली हैव डॉटर इफ दे हैव अ सन, सो वो सन विल नॉट सर्वाइव, Yeah. वेरी Yes. डिफिकल्ट। Yeah. तो IVF की मदद से यू कैन चेक पहले ही कि whether any genetic disorder is in Yes. the so again what are the most common causes to go for IVF? जैसे एक तो हो गया naturally you cannot conceive, तो उसके अपने अपने जो causes बराबर। हैं, और सो नेचुरली कंसीव नहीं करना उसमें रीजंस ये होता है कि मतलब जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज है या Okay. ट्यूबरक्लोसिस है, कोई बीमारी है, एग रिजर्व कम होना या कभी शुक्राणु कम होना, Okay. ये कॉमन कॉजेज है। एक और अभी कॉजेज बनते जा रहे हैं कि वी आर सीइंग अर्ली एज कैंसर। ओके, सो देर आर कपल्स हु मतलब what cancer? Ovarian cancer? I can tell you a story that मतलब story where we have participated in that fertility preservation act. Okay. Couple had recently got married, so 3-4 months ही हुआ था वो couple को. They got married and it was just immediately after COVID, and the lady got diagnosed with a lung cancer. Okay. Okay, and it was a treatable kind of cancer. Right. And it was only some 3 or 4 months into their marriage, so they were not even thinking about Of a conception. But okay. luckily the cancer specialist was aware कि fertility preservation की जा सकती है. Okay. So she and her husband came to me and we made their embryos and we have frozen their embryos so that for 2 to 3 years she can undergo cancer therapy. Okay. वो कैंसर थेरेपी का ऐसा होता है कि ऑल द ऑन्कोलॉजिकल ड्रग्स दे आर हार्मफुल टू द ओवरीज एंड द स्पर्म्स। सो अगर लेडी या मैन अंडरगो करता है कीमोथेरेपी या रेडिएशन तो उनके स्पर्म्स एंड एग्स लूज द कैपेसिटी टू देन रिप्रोड्यूस। सो दैट इज वाई वो सारे बर्न आउट हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ओवरीज और टेस्टिस पूरे बर्न आउट हो जाते हैं एंड समटाइम्स दे कैन नॉट बी रिवाइव्ड। सो फिर जो ये फ्रोजन एम्ब्रियोज है, क्योंकि यूट्रस इतना अफेक्ट नहीं होता, तो उसको अभी जब उनका कीमोथेरेपी रेडिएशन खत्म हो जाएगा दे विल बिकम कैंसर फ्री, एंड इफ दे आर हेल्दी देन वी कैन ट्रांसफर द एम्ब्रियोज एंड वो लोग अपना फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं। Oh, that's very good actually. सिमिलरली ट्रांसप्लांट पेशेंट्स अगर उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट अंडरगो किया है या कोई लिवर ट्रांसप्लांट अंडरगो किया है, दे आर ऑन सर्टन इम्यूनोसप्रेसेंट्स। सो उनको जब भी मतलब IVF करना पड़ता है तो देर आर चैलेंजेस विद द ट्रीटमेंट। So what is this freezing of eggs? Diana Hayden, I think 45 के बाद she became the mother. Yes, it is not necessarily कि सेलिब्रिटीज ही फिट हो सकते हैं, हम लोग भी आम आदमी भी 45 पे फिट हो सकता है माँ बनने के लिए। What is this surrogacy का क्या है and इंडिया में क्या लॉज है ये टू सरोगेसी? अब हमको कन्वीनियंट लग रहा है करके कोई और हमारे लिए माँ बन रहा है। अब मैं नहीं चाहती कि 9 मंथ्स में मेरे बॉडी में कोई चेंज हो करके एंड माई करियर इज स्टक, तो मैंने किसी और लेडी को बोल दिया कि तुम बनो और मेरा बच्चा तुम ये करो। वो सब अभी बैन कर चुके हैं। जब कपल को ऐसे मे बी दे वर थिंकिंग कि हमको तो लड़का ही होगा शायद, एंड व्हेन यू फाइनली टेल देम दैट यू हैव अ बेबी गर्ल, सो कभी ऐसा हुआ कि उनको लगा कि अरे यार लड़की होगी या I was operating upon the mother. That same instant, the moment I said that congratulations, your daughter is born, her BP shot up. So the anesthetist got alarmed. Her blood pressure was as high as 200 systolic blood pressure.